समय 2014 की पहली बैठक ले रहे थे, उस पहली बैठक में माननीय मोदी जी ने कहा था इस सरकार को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो योगदान किया है तो इस देश के किसानों ने किया है, नौजवानों ने किया है, माताओं ने किया है, बहनों ने किया, मजदूरों ने किया है। इनकी बदौलत ये प्रचंड बहुमत से 2014 में सरकार बनी है। ये माननीय मोदी जी ने अपनी पहले सेंट्रल हॉल में जो भाषण दिया था उसमें ये कोट किया था, और तब से लेके आज तक माननीय मोदी जी ने अपने बिल के माध्यम से जो भी अपना जो वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, और यहां तक कि दलित समाज के लोगों के लिए, पिछड़े समाज के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए विशेष रूप से उनका लगाव है। और इन गरीब लोगों के लिए एक योजनाएं नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक लगभग 175 योजनाओं का उन्होंने, गरीबों से जुड़ी हुई योजनाओं का उन्होंने घोषणाएं की हैं और उनको नीचे जमीन पर लाने का काम किया है। आप देख रहे होंगे हमारे गांव में पहले बिजली नहीं थी, आज हर गांव में हर मजरे में बिजली पहुंची। हमारे यहां कुछ सेठ साहूकार, कुछ संपन्न लोगों के यहां गैस हुआ करती थी, आज झुग्गी झोपड़ी में भी गैस पहुंच गई। गांव में पक्के मकान बनाने के लिए, ऐसा कोई गांव में पक्का झोपड़ी ना रहे, कच्चे मकान ना रहे, इसके लिए सब पक्के मकान बन जाए 2022 तक। पहली सूची अपने फर्रुखाबाद की सैचुरेट हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश की पहली सूची, पहले वाली सूची जो है 2011-12 की जो सर्वे हुए थे वो सैचुरेट हो गई है। अब दूसरी सूची पर भी काम शुरू होने वाला है, एक नहीं दूसरी बार। अभी जो 2019-20 में जो सूची नहीं बनवाई माननीय प्रधानमंत्री ने कि जो लोग जिनके भी मकान रह गए हों, चाहे वो गांव में रह रहे हों, चाहे वो शहर में रह रहे हों, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हों, चाहे दलित बस्ती में रह रहे हों, सब लोग 2022 तक सबके नीचे छत आ जानी चाहिए। ऐसी योजना का दोबारा फिर सर्वे करा के और उन लोगों को योजनाएं देने के लिए, आवास देने के लिए सूची बनवा दी। दूसरा, आप देख रहे होंगे गरीबों को इलाज नहीं करा सकते थे, गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं था, तो आयुष्मान कार्ड बनवाया कि कोई भी गरीब आदमी दवा के अभाव में, पैसा के अभाव में, उसकी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु न हो सके, इसके लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया। गरीब व्यक्ति के लिए, उनके लिए एक योजना का, जी आयुष्मान योजना का कार्ड चलवाया। इससे गरीब लोगों के लिए, कोई भी गरीब आदमी है उसे आयुष्मान कार्ड अपना ले जाके कहीं पर भी आयुष्मान कार्ड दिखाएगा, आधार कार्ड दिखाएगा और उसका इलाज शुरू हो जाएगा। पहले हमने देखा गरीब आदमी बीमार होता था, उसका बच्चा बीमार होता था, उसकी पत्नी बीमार होती थी, वो सबसे पहले पैसे की व्यवस्था करता था, और पैसे की व्यवस्था करते करते कभी कभी पैसा के अभाव में, दवा के अभाव में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे और उसके हाथ से उसका बच्चा, उसकी पत्नी उसके हाथ से निकल जाता था। आज आपके पास आधार कार्ड है, आज आपके पास में आयुष्मान कार्ड है, लेके जाएंगे और आप दिखाएंगे, आपका अंगूठा दिखाएंगे और आपका इलाज शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कोई भी ऐसी योजना गरीब लोगों के खाते नहीं थे। मैंने देखा यही फर्रुखाबाद में 2004 थे, 4-5 में अतिवृष्टि हुई थी, लोगों के मकान गिरे 2004 में, लोगों को चेकें काटेंगे, लोगों की फसलें बर्बाद होंगी, मकान गिर गए। सबको अनुदान के रूप में किसी को 500 की चेक, किसी को 1000 की चेक, किसी को 2000 की चेक, किसी को 4000 की चेक। जो 4-4 हजार की चेकें थी वो तो लोगों ने कैश करा लिया। जो 1000 की, 1500, 2000 की चेकें थी वो किसी आदमी ने अपनी कैश नहीं कराई। मैंने लोगों से पूछा, एक गांव में, एक तराई का गांव था, मैं एक गांव में घूमने गया, बरसात के बाद वो तो बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा गांव में कुछ वो नकली नोट आते हैं तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो हम कहा ऐसा नहीं तो चेक भी नहीं, नकली हो, बच्चे खेल रहे हो इससे। मैंने उससे कहा कि ये चेकें भी नकली आने लगी, पहले नकली नोट आते थे बच्चों के खेलने के लिए, लल्ला वाले बोलते थे हम लोग अपने गांव में कि लल्ला वाले नोट, तो लल्ला वाली चेकें आने लगी। बोली नहीं नहीं ये असली है। तो हमने कि असली तो बच्चों क्यों दे दी, तुम भाई बैंक में जमा करो जाके।
बोले कि ये कौन भुजान जाए कि 2,000 रुपया में खाता खुलेगा, 2 गारंटी वाले मंगाए जा रहे। हम तो दौड़ दौड़ के लगाए कि 1,500 तो खर्च कर चुके हैं, आज तक खाता नहीं खुला कि थक गए, इसलिए लेके बच्चों को दे दी। किसी ने बताया हमने अपने छप्पर में बाती बना के उछेड़ दी। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, आप देखिए आदमी एक अपना खाता खुलाने के लिए 1,000-2,000 रुपए हो, 2 गारंटी वाले हो। हमारे तो गारंटी नहीं लोग कर लेंगे, इतने लोग बैठे जिनके खाते होंगे, गारंटी हमारी तो कर लेगा। लेकिन गरीब आदमी को कोई गारंटी नहीं लेता था। गारंटी क्यों नहीं लेता? तो उन्हें मालूम है कहीं इसने लोन ले लिया और ये नहीं भर पाया तो हमारे खाते से कटेगा, या हमारी मकान है, हमारी जमीन चली जाएगी। ये लोगों में डर था। माननीय मोदी जी ने कहा कि अब हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, गरीब का गरीब से व्यक्ति होगा, बिना कोई गारंटी लिए हुए, बिना कोई पैसा के जनधन योजना के माध्यम सबका खाता खुलेगा। ये योजना गरीबों के लिए है कि नहीं है? ये जितनी योजनाएं माननीय मोदी जी ने चलाई, उसके बाद हमारे विपक्ष के लोगों ने सब पर उंगली उठाई, सबका विरोध किया। ये सब इस योजना का क्या मतलब है? ये योजना का कोई क्या औचित्य है? सब तो खाते खुल चुके, इससे तो पहले भी बैंक कैसा होगा? खाते बैंक तो खुली, लेकिन बैंक किसी पैसा वाले के लिए, सेठ साहूकार के लिए तो उस बैंक के थी, गांव के गरीब आदमी के लिए वो बैंक नहीं थी, दलित समाज के लोगों के लिए बैंक नहीं थी। तो इसलिए माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेके आज तक हर गरीब आदमी अपना पैसा जो है अपनी जेब की, वो नहीं लोग बताते कि नेकर की उसमें रख लेते थे, नेफा में। अब नेफा में नहीं रखेंगे, माताएं बहने अपना पैसा जो है आटा के डिब्बा में नहीं डालेंगे, दाल के डिब्बे में नहीं डालेंगे पैसे, या कथरिया में नहीं रखेंगे, रजैया में नहीं रखेंगी। अब वो सीधे सीधे जाएंगी, या तो डाक खाने के माध्यम से बैंक में जमा करेंगी या डाक खाने में जमा करेंगी। ये जनधन योजना के माध्यम खाता खोलने का काम किया। ऐसे ही हम बता रहे हैं, एक नहीं अनेक योजनाएं, देश के आगे कई भी और समस्याएं थी। आप देख लीजिएगा धारा 370, जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा तो वहां कोई भी आदमी ना तो कोई जमीन खरीद सकता है, ना कोई जमीन अपनी बेच तो सकता है, कोई खरीद ही नहीं सकता। और धारा 370 वहां का 370 के तहत वहां तो नया एक संविधान, वहां का संविधान, एक देश में वहां का संविधान दूसरा था। हिंदुस्तान में हम लोग जो संविधान पास करते थे वहां संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 लागू खत्म होने के बाद में आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लिए जो संविधान है वही जम्मू कश्मीर के लिए संविधान। 35A के माध्यम से वहां जमीन कोई अपनी, हम लोग यहां वहां के जम्मू कश्मीर का रहने वाला हिंदुस्तान में कहीं पर भी जमीन खरीद सकता था, लेकिन हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर में जमीन तिलक 1 इंच भी खरीद नहीं सकता था। आज चाहे हिंदुस्तान का आदमी जम्मू कश्मीर में खरीदे, और चाहे कन्याकुमारी में खरीदे, और चाहे मिजोरम अरुणाचल में जाके खरीदे, सबके लिए बाउंडेशन हटा दी गई। तो इसलिए अभी पूरा हिंदुस्तान जो अखंड भारत का सपना हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था, आज मोदी जी ने उसे साकार करने का काम। हम लोग बहुत लंबे समय से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करते आ रहे थे। हमारे विपक्ष के लोग हम लोगों से बड़ी ठिठोलियां करते थे कि भाजपा वाले आगे कहते राम मंदिर हम बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। हमसे लोग पूछते थे, कभी कभी लोकसभा में खड़े हो जाते थे लोग, कांग्रेस के सांसद कह रहे थे भाई मंदिर तो बनाओगे, तारीख तो बताओ, कि आप लोग कहते मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। माननीय मोदी जी की सरकार बनी, आप लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया 2019 में, हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बना दिया, और तारीख बता के मंदिर बना दिया। तो इस तरह का मोदी जी का आचरण है। लेकिन इन सबका, जितने भी अच्छे काम हुए, इन सबका हमारे विपक्ष के लोगों ने, हमारे विरोधियों ने उसका विरोध किया। ऐसे ही अभी किसानों के लिए आप देख लीजिए, जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने, तब से लेके एक नहीं, मेरी नजर में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा किसानों के लिए कई योजनाएं लाए। आपने देखा पहले हमारे यहाँ डीएपी की, यूरिया की कितनी किल्लत हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, 1-1 बोरी 2-2 बोरी मिलती थी, लाइन लंबी हो जाती थी, बोरी नहीं मिलती थी, लाठी मिलती थी, घर चले जाते थे। एक बार मुझे ध्यान है कि हमारे यहाँ
एक आदमी हमारे महले का एक आदमी जा रहा था, 2-3 बच्चे और अपने पीछे पीछे ले जा रहा था, बीवी भी पीछे जा रही थी। मैंने पूछा, आपने कहां सवेरे सवेरे जा रहे हो भाई? गंगा जी नहाने जा रहे हो? और गंगा नहाने जा रहे हो, पैदल ही जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, लाइन लगेगी, खादी मिलेगी आज। तो खादी मिलेगी तो इसके लिए बच्चों की जरूरत क्या? बोले नहीं, 2-2 बोरी मिलेंगी, तो 2 बोरी हमारी, 2 हमारी लड़कों की, 2 हमारी बीवी की, ऐसे करके हम लोगों को 12 बोरियां मिल जाएंगी साहब, तो हमारी कम से कम आलू बढ़ जाएगा। आज आप डीएपी लेना चाहें, चाहे एनपीके लेना चाहें, चाहे पोटास लेना चाहें, चाहे यूरिया लेना चाहें, लाइन लगा के आवश्यकता नहीं। और किसी को कोई आवश्यकता हो तो मुझे बता देना, जितनी बताना उतनी भिजवा देंगे। दुकानों पर कहीं यूरिया की, डीएपी की कमी नहीं। और यूरिया दी जा रही है, वो भी नीम कोटेड यूरिया दी जा रही है। आप 70%, 60% कम यूरिया का उपयोग करेंगे तब भी उससे ज्यादा फायदा करेगी। पहले नीम कोटेड यूरिया नहीं मिलती थी। आप देख रहे हैं, ऐसे मोदी जी का सपना है। ये समस्या समाधान हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस की सरकार 10 सालों तक रही और वो समस्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आज वही सरकार, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो 2014 में क्या स्थिति, तो आज 2020 हो रही, तो और किल्लत होती कि नहीं होती? पहले गेहूं हमारा 11.5 रुपए, 12 रुपए में सरकार खरीदती थी, आज 19.5 रुपए में खरीदने के लिए। उस समय आप देख रहे, बाजरा हो चाहे तिलहन हो चाहे दलहन हो, सबके रेट बढ़ाए। लेकिन जो माननीय किसानों के लिए जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे, अभी फसल बीमा योजना लाई, जो हमारी जो किसानों की फसल योजना के लिए आप देख रहे हैं कि पहले होता था कि एक ब्लॉक में पूरे ब्लॉक की फसल खराब हो जाती थी तो उसको बीमा का लाभ मिलता था, किसान को अपनी फसल बीमा का लाभ मिलता था। तब उसका क्षेत्र पंचायत एरिया, उसका क्षेत्र पंचायत था। जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, क्योंकि हमने जो देखा अपनी तराई में, इस साइड में तो पानी भर गया, इधर पानी भर गया, बाढ़ में डूब गया। अब इधर वाले लोग जाएंगे, बोले कहेंगे साहब हमें तो बीमा मिलना चाहिए। वो कह रहे वहां आपकी डूब गई, यहां देखो आके रमापुर जसूर में देखो जाके, हसनापुर में देखो जाके, यहां तो है ही नहीं, डूबी नहीं। जब पूरे ब्लॉक की फसल नष्ट होती थी तभी बीमा मालिक क्लेम देते थे। आज गांव सभा को उसका रकबा बना दिया गया। यदि गांव में भी आपकी फसल खराब हो जाती किसी आदमी की, तो उसे उसका लाभ मिलेगा। यह रकबा छोटा किया गया, गांव सभा का रकबा किया गया। पहले पूरा रकबा एरिया जो दिया तो ब्लॉक था हमारा, आज वो एरिया का जो रकबा है वो बना दिया गया गांव सभा। ऐसे ही आप देखें, जब आपकी दैविक आपदा में, अतिवृष्टि में आपकी फसल बर्बाद हो जाती थी, तब आपको यदि 1 लाख रुपया मिलता तो उसको बढ़ा के 1.5 गुना कर दिया गया, 1.5 लाख कर दिया गया। और यदि आपका 1 हेक्टेयर तक होता था तो उसके ऊपर आपको लाभ नहीं मिलता, 1 हेक्टेयर वालों को लाभ मिलता था। अब 2 हेक्टेयर तक जमीन आपकी है तो उस मुआवजा में आपको लाभ मिलेगा, उसका रकबा दूना किया गया। दूसरा, पहले था 51% से ऊपर आपकी फसल खराब होगी तब आपको उस योजना में लाभ मिलेगा, अनुदान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब लोगों की 70% या 60% खराब हो गई फसल, उसे लाभ नहीं मिलेगा। 50% हो गई, लेखपाल ने कह दिया 50% नहीं, तुम्हारी साहब 51%, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। अरे आधी फसल हो गई तो तुम्हें क्यों नहीं लगा? अब माननीय मोदी जी ने कहा यदि किसी की फसल 31% भी खराब हो गई है तो उसे उसका मुआवजा मिलेगा। तो ये आपके लिए सुधार माननीय प्रधानमंत्री ने किया। अभी आपने देखा, इसके बावजूद भी गांव में शौचालय बने हो, गांव में बत्ती आ रही हो, गांव में सड़कें बन रही हो, एक नहीं, जो भी गांव की समस्या है उन समस्याओं के लिए वो समाधान किया। अभी आज तीसरा दिन है, माननीय प्रधानमंत्री ने एक गांव के लिए स्वामित्व योजना और चालू की। अब स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना है कि हमने देखी गांव में अपने पूरे, चाहे फर्रुखाबाद हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव, बहुत से गांव ऐसे हैं जो गांव सभा की जमीन में गांव बसे हुए। अभी हम यहां पर रह रहे हैं, दूसरा हम गरीब है तो दूसरा कोई दमंग आ गया, बोले नहीं ये तो मेरा है। अब वो धीरे धीरे करके वो उसे दिखा के और वो अपना पुलिस से साइंड काट करके, लेखपाल साइंड काट करके अपने नाम चढ़वा ली और उसे बाहर कर दिया। हम लोगों तीर पहुंचा लगा, तब तक वहां बाउंड्री हो गई। अब स्वामित्व योजना आ जाएगी तो आज सबका मकान कौन किस जगह पर रह रहा है
लेखपाल कानून को उसका पूरा सर्वे बनाएगा, सर्वे करेगा और आपके स्वामित्व योजना में कार्ड भी चढ़ा के देगा कि आपका रकबा इतना है, मकान इतना बड़ा है, इतने कमरे बने, इतना आपकी कच्ची है, इतनी पक्की है, पूरा लिख के देगा। और स्वामित्व कार्ड आप लेके जाएंगे, आपकी एक पहचान होगी। आप बैंक में भी चले जाएंगे, आपको कहीं, मैं तो चाहता हूं ईश्वर प्रार्थना करता किसी को ऋण ना लेना पड़े। यदि कहीं ऋण की भी आवश्यकता पड़ी है, आपका मकान है तो आप जाके वहां ऋण भी ले सकते हैं। आपको यदि आप मकान नहीं बना सकते, पैसा नहीं, पैसे का अभाव है, तो आप ऋण लेके मकान भी बना सकते। आप देख रहे होंगे शहर में सबके पास मकान होता, उसका अपना कार्ड होता, अपना मकान होता। उस मकान पर वो अपना लोन ले लेता है या अपना कर्ज लेके अपना कोई बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए इस स्वामित्व योजना का भी लॉन्च किया है। इससे एक तो फायदा ये होगी, जो गांव में जो विवाद होते हैं वो घर के ही विवाद डेली होते हैं। आज मकान इनका है, परसों उनका हो गया, परसों उनका, नरसों उनका हो गया। अब स्वामित्व योजना में जिनका नाम आ गया, चाहे वो उनकी जमीन हो, चाहे वो गांव सभा की जमीन हो, चाहे किसी की जमीन हो, यदि वो रह रहा है 40 साल से, 30 साल से, 35 साल से रह रहा है, तो उसका अपना मकान है और उसका वो आधार है और उस पर ही उसका स्वामित्व होगा। और स्वामित्व होगा तो विवाद ऑटोमेटिक समाप्त होंगे। गांव के कम से कम 20% जो विवाद हो रहे, 25% विवाद हो रहे, वो इससे समाप्त होंगे। माननीय मोदी जी कहां तक नहीं सोचते। यहां से सूरज निकलता है, या लोग नहीं कहते जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कभी। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच जाती, वहां कभी का दिमाग पहुंच जाता है। वैसे ही मोदी जी का भी किसानों को, गरीबों को क्या समस्याएं, उन सभी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जो व्यवस्थाएं पहले 100 सालों से बिगड़ी चल रही हैं, अब आप जो कहो कि जल्दी, बहुत जल्दी सही हो जाए, लेकिन फिर भी ठीक हो रही। मोदी जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का कोई भी विजन आज आप देख रहे हैं। अपने यहां से पूर्व की सरकारें देख लीजिए, हमारे चाहे कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए। कांग्रेस में पहले इंदिरा गांधी जी रही, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे प्रधानमंत्री, फिर इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी आ गई, सोनिया राहुल गांधी आ गए, राहुल के प्रियंका आ गई और प्रियंका के बाद में उनका कोई बच्चा और आ जाएगा। लेकिन मोदी जी अपना स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अपने घर में तो किसी को नहीं ला रहे। उनके घर में जैसा परिवार उनका पहले था, वो वैसे ही अपने उसी हाल में है। वो अपने घर के लिए नहीं सोच रहे, वो पूरे देश को अपना घर मानते। वो कहते जिस देश में जितने भी बुजुर्ग हैं वो हमारे सब गार्जियंस हैं, और जितने भी हमारे भाई और बहन हैं वो हमारे सब भाई बहन इस देश के हमारे हैं, और सबका विकास करना हमारा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। तभी उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, अभी जो किसान बिल 3 लाए हैं, मुख्य रूप से हम आपको वो बताने आए थे, लेकिन ये बातें इसलिए बता दी क्योंकि लोगों के दिमाग से कहीं न कहीं कुछ उतर गई। मैं ये बात ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, शोषित के लिए, उपेक्षित के लिए, वंचितों के लिए और इस देश के विकास के लिए, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ही उनका एक उद्देश्य है। और आप देख रहे होंगे, एक नहीं कई मन में कई विचार आते, क्या क्या बताएं। अभी आप देख रहे कोरोना काल चलना, कोरोना काल में भी हिंदुस्तान को तो बचाने का काम किया ही किया, पूरे विश्व को भी। आप किसी तरह से किसी को आवश्यकता पड़ी, चाहे वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी हो, चाहे दवा की आवश्यकता पड़ी हो, और या कहीं मार्गदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी हो, मोदी जी ने पूरे विश्व का नेतृत्व इसमें किया। ये छोटी बात नहीं। आज भी आप देखिए, कोरोना के साथ साथ में कोरोना का भी मुकाबला किया। यहां पर गरीब मजदूर लोगों को खाद्यान्न, गरीब लोगों को कैसे मिले, उनकी भी व्यवस्था की। आज तक लोगों को, गांव में गरीब लोगों के लिए आज भी निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है और आगे नवंबर तक मिलेगा। दूसरा, आप देख रहे होंगे, इन खाद्यान्नों के साथ साथ में, उनके साथ में खाद्यान्न, दाल, चावल, गेहूं, ये तो मिल ही रहा है। साथ में रसोई गैस, और भी गरीब आदमी के बैंक में 1,000 रुपया खाता, और उसके साथ में
जो हमारे किसान हैं उनके खातों में नियमित 1000 से 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से भेजने का काम हो रहा। दूसरा, आप देख रहे होंगे एक तरफ से चाइना, चाहे वो लद्दाख हो चाहे आपके अरुणाचल हो, वहां पर बराबर उससे भी मुकाबला ले रहे हैं, और उधर पाकिस्तान से भी मुकाबला ले रहे हैं। दो सीमाओं पर भी डटे हुए हैं, और इधर कोरोना से भी देश को संकट से उबार रहे हैं। ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है। आदमी एक बार एक मोर्चा नहीं संभाल सकता है, लेकिन माननीय मोदी जी इस संकट काल, कोरोना संकट काल में भी देश अन्य देशों के, तो देखो एक कोरोना को ही झेलने में, कोरोना को ही परास्त करने में उनकी सब कुछ अर्थव्यवस्था फेल हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री हैं कोरोना को भी परास्त कर रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान के भी मंसूबों को परास्त करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए मान सम्मान की बात है साथी। दूसरा एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी हमारे बीच में जो किसानों का बिल आया है, इस बिल से सही मायने में देखा जाए, अभी पिछली बार मुझे घुमैया रसूलपुर के हमारे प्रधान जी 3-4 ट्रैक्टर बंद कर दिए। प्रधान जी के थे घुमैया रसूलपुर के प्रधान, क्या नाम है, गिरीश के 4 ट्रैक्टर बंद कर दिए गए थे उनके गांव के, और वो ले जा रहे थे अल्लाहगंज में मूंगफली बेचने जा रहे। मेरे पास रात में फोन किया कि मेरे ट्रैक्टर पकड़ लिए। हमें तो रात में जब भी फोन आता है तो ट्रैक्टर पकड़ लिए इसी का आता था कि मैंने क्यों पकड़ लिया कि मैं साहब मूंगफली ले जा रहा था, साहब कहीं मैं धान ले जा रहा था, और मंडी वाले पकड़े खड़े हैं साहब, बेतो रुपया 20-20 हजार मांग रहे हैं। तो मैंने प्रधान जी से कहा मैंने 1 पैसा मत देना, उनसे को गाड़ी ट्रैक्टर ले जाके मैं सवेरे छुड़वाऊंगा। मैंने डीएम से बात करी, रात में तो नहीं करी, रात में तो मैंने फिर मोबाइल स्विच ऑफ किया और सो गया। सवेरे मैंने डीएम साहब से कहा हमने 4 ट्रैक्टर बंद है। पहले मैंने सचिव से कहा, सचिव बोले कि ये तो मूंगफली वहां ले जा रहे अल्लाहगंज बेचने। हमने तो गुनाह क्या कर दिया, किसान आदमी कहीं बेच सकता ऑल इंडिया में? बोले नहीं ऑल इंडिया में नहीं बेच सकता, हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में बेचेंगे। मैंने कहा आप 6000 में खरीद लो, तुम तो 5000 में खरीदते हो। बोले जो मंडी की वही है। तो बोले कि नहीं ये लोग व्यापार कर रहे हैं। हमने व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये हम जानता हूं, किसान, मैं गारंटी ले रहा हूं ये किसान है। तो बोले मैं इनकी जोतबई देखूंगा। हमने इनकी जोतबई देख लो, जोतबई मंगवा ली। फिर बोले कि इसमें जीन्स नहीं भरी है, हमने जीन्स भरवा लो। जीन्स भर के आ गई। उस दिन 14 तारीख उसने नहीं छोड़ा, 15 तारीख को, 15 अगस्त था, तो हमने सोचा 3 दिन में 11-12 तारीख की बात है और 14 तारीख को तक नहीं शाम को छुटा। तो मेरे गुस्सा 7वें आसमान पे। मैंने फिर एसडीएम को बहुत धड़काया। वो अपने को बताता धर्मेंद्र यादव था, बोले कि मैं तो, लोग बताते कि वो साहब शिवपाल सिंह का रिश्तेदार है। मैंने सारा होगा जहां का होगा रिश्तेदार, जिसका होगा तो होगा, लेकिन हमारा किसान तंग हो रहा। हमने कहा धर्मेंद्र जी मैं आ रहा हूं तुम्हारे यहाँ, या तो तुम ट्रैक्टर छोड़ोगे या तुम मंडी से भाग जाओगे। तो उसे मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, तो मैंने कपड़े वपड़े पहने, तब तक मैं